हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर। बहुत सारे बच्चों के लिए ये चीज मैटर नहीं करती, लेकिन आपको पता है अगर आपकी पेपर के अंदर प्रेजेंटेशन अच्छे से होगी तो ऑटोमेटिकली आपको 3 से 4 या मैक्सिमम 5 नंबर का भी फर्क आपको जो देखने को मिल सकता है आपके मार्क्स के अंदर। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज को जो सीरियस नहीं लेते, बोलते चलो यार छोड़ो, बस पेपर आना चाहिए, पेपर लिख दिया मैंने तो बस मेरा हो गया। तो वो उसके बाद क्या करते हैं, अच्छे मार्क्स को एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छे मार्क्स तो आते हैं लेकिन उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते जितने आप क्या कर रहे होते हो, एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। तो पेपर प्रेजेंटेशन का फर्क पड़ता है। जी हाँ, डेफिनेटली पेपर को अच्छे से अगर आप प्रेजेंटेशन बना के लिख के आओगे तो डेफिनेटली इस चीज का फर्क जो है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। बायोलॉजी पेपर हमारे पास यहाँ पे लास्ट पेपर रहने वाला है। बाकी सारे पेपर आपके हो गए, फिजिक्स भी हो गया, आपका केमिस्ट्री भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया। उन सब चीजों को क्या कर जाओ, भूल जाओ। अच्छे हुए हैं, बुरे हुए हैं, सब कुछ भूल जाओ। बायोलॉजी के पेपर को इतने ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ, इतने ज्यादा अच्छे से करके आओ ताकि आपके जो पेपर हुए भी हैं, चाहे वो अच्छे हुए या बुरे हुए, उन सबको क्या कर दे, ये बायोलॉजी का पेपर क्या कर दे, कवर अप कर दे। जो परसेंटेज है वो यहाँ से यहाँ चली जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको बायोलॉजी का पेपर जो है वो क्या करना है, करके आना है। चाहे आपको कोई क्वेश्चन आता है, नहीं आता, पेपर पूरा अच्छे से आता है, कैसे आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे हम बात करते हैं पहले स्टेप को लेकर। सबसे पहला स्टेप हमारे पास यहाँ पे क्या है, रीड होल पेपर। पूरे पेपर को अच्छे से रीड करो। आपको पेपर रीड करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। वो एक्स्ट्रा टाइम किस लिए दिया जाता है, ताकि आप अपने पेपर को कंप्लीटली रीड कर सको। बहुत सारे बच्चों को इस चीज की हैबिट होती है, पूरा पेपर रीड आउट नहीं करते, या फिर क्या करेंगे, कोई भी एक सेक्शन पढ़ लेंगे। बहुत सारे बच्चे सेक्शन ए पढ़ लिए, एमसीक्यू आते हैं, बस उसको क्या करेंगे, लिखने बैठ जाएंगे। ना ही सेक्शन बी का पता है, ना ही सेक्शन सी का पता है कि उसमें क्या आया है क्या नहीं आया। वो जब करने बैठेंगे तब देखेंगे आता है तो कर दिया, नहीं आता तो अपनी तरफ से बना के लिख दिया, डेट्स इट। या फिर कई बच्चों को हैबिट होती है बस ऊपर वाले 2-3 क्वेश्चन पढ़ लिए, वो आते हैं तो पेपर लिखना क्या करना है, शुरू कर देते हैं। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। पूरा पेपर आपको अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि मुझे सेक्शन ए करना है, बी करना है, सी करना है, डी करना है और ई करना है, और मुझे कौन सा सेक्शन इनमें से जो है वो सबसे ज्यादा अच्छे से आता है। जो सेक्शन आपको सबसे ज्यादा अच्छे से आता होगा वही चीज आपको क्या करनी है, स्टार्टिंग में करनी है, ताकि वहां से हमारे जो टीचर के ऊपर हमारा प्रभाव होता है वो अच्छे से क्या कर सके, पढ़ सके। टीचर हमारी कॉपी देख के बोले कि अच्छे बच्चे की कॉपी जो है वो आई है। इसलिए आपको डिसाइड करना है कि ए बी सी डी ई में से कौन सा सेक्शन आपको जो है वो अटेम्प्ट करना है। फिर अगर कोई और वाला क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो वही से अगर आप पेपर अच्छे से रीड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे ओवर के ऊपर वाला क्वेश्चन करना है या फिर नीचे वाला करना है। क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम वहां पे 3 घंटे कैसे निकलते हैं पता भी नहीं चलता। अगर आपको पेपर अच्छे से आता होगा तो आपका यूं टाइम निकलेगा, यूं पता भी नहीं चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज के ऊपर गलती करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं ऊपर वाला करूं या नीचे वाला करूं। ऐसा नहीं है, जब आपको पेपर रीडिंग का टाइम दिया जाता है तभी आपने डिसाइड कर लेना कि भाई मुझे ऊपर वाला क्वेश्चन अच्छे से आता है या फिर नीचे वाला क्वेश्चन अच्छे से आता है। उसके बाद ही आपको क्या करना है, अपना सेक्शन क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि मुझे इनमें से कौन सा सेक्शन जो वो सबसे पहले करना है। उसके बाद अंडरलाइन मेन वर्ड्स और पॉइंट्स। अंडरलाइन आपको करके आने कौन कौन से मेन वर्ड्स या फिर जो भी मेन पॉइंट्स हैं उस क्वेश्चन के अंदर, आंसर के अंदर, वो चीज को अंडरलाइन जरूर करके आओ। लेकिन इसको जो आपने अंडरलाइन करना है वो मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल लास्ट में करें, साथ साथ ना करें। लास्ट में बात कब, जब आपको क्या करनी है, रिवीजन करनी है। इसको पॉइंट में आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद स्पेस छोड़नी है आपको 2 और 3 लाइंस की। किसके बीच में, अगर आपने एक क्वेश्चन अपना कर लिया तो दूसरे क्वेश्चन के बीच में, मान लो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया तो दूसरे के बीच में यहाँ से कम आपको 1 और 2 लाइनों का गैप छोड़ना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, शुरू करना है कि बीच में 2 लाइंस का गैप होना चाहिए। अगर आपके बाद लास्ट में टाइम बचता भी है तो आप बीच में पेंसिल से ऐसे लाइन भी जो है वो मार सकते हैं दोनों क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। नहीं तो कम से कम 2 लाइंस का गैप तो आपका होना ही चाहिए। उसके बाद इफ यू डोंट नो एनी आंसर देन राइट द आंसर इन पैराग्राफ। मान लो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आप उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिख के आए। क्योंकि पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो टीचर कम ही रीड करते हैं, वो वैसे ही आपको आधा 1 नंबर जो वो दे देंगे। वो क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, जिसका कुछ अता पता ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आपने क्या करना है, पैराग्राफ में लिख के आना है। उसको पॉइंट्स के अंदर जो वो ना लिखें। तो चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। नेक्स्ट चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। एक साइड हमारे पास डिफरेंसेस, दूसरी साइड हमारे पास यहाँ पे डायग्राम्स। बायोलॉजी के अंदर डिफरेंसेस काफी ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। डायग्राम के बिना तो बायोलॉजी इनकम्प्लीट ही लगती है। तो दोनों चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अब डिफरेंसेस लिखने का सही मेथड क्या होता है, मान लो आपको कोई डिफरेंस आ गया तो यहाँ पे मान लो ए मान लो, उसको बी मान लो। बहुत सारे बच्चों को क्या होती है, हैबिट होती है, यहाँ पे चलो फर्स्ट नंबर लिख लिया, इसका यहाँ पे पॉइंट्स लिखने शुरू कर दिए। ऐसे इसका फर्स्ट नंबर डाला, यहाँ पे इसका लिखना शुरू कर दिया। मान लो इसको यहाँ पे 4 लाइंस में कंप्लीट हुआ, ये 2 लाइन में कंप्लीट हो गया, तो दूसरा पॉइंट इसका यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके नीचे से यहाँ पे कम से कम 1 लाइन का आपको क्या छोड़ना है, 1 लाइन गैप छोड़नी है।
पहली तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट अगर आपसे शुरू करोगे, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप लिख रहे हैं, तो कई बच्चे क्या कर रहे हैं, इधर वाला जो है वो 2 लाइन में कंप्लीट हो गया तो दूसरा पॉइंट यहाँ से शुरू कर देते हैं, जो कि टोटली क्या है, रॉन्ग है। अगर इसका दूसरा पॉइंट यहाँ से शुरू किया है तो बिल्कुल इसके सामने से ही आपको दूसरा पॉइंट जो है वो क्या करना है, शुरू करना है। अगर ये स्पेस छूटती है तो उसको छूट जाने दो, ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट के सामने सेकंड पॉइंट आना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट के सामने फर्स्ट पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चे क्या गलती करते हैं, इधर फर्स्ट नंबर डाल देते हैं, इधर फर्स्ट नंबर डालते ही नहीं है, ऐसे डालते ही नहीं है, बस ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं, इधर फर्स्ट नंबर तो डाल ही दिया, इधर डालते ही है। लेकिन इधर भी आपको जो है 1 नंबर डालना है, अगर इधर 2 नंबर डाला है तो इधर भी 2 नंबर जो है वो आपको डालना ही डालना है। सामने सामने आपके जो है पॉइंट्स होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज यहाँ पे हम बात करते हैं डायग्राम्स को लेकर। डायग्राम क्या करना है, डायग्राम के लिए सबसे पहली चीज तो आपको क्या करनी है, पेंसिल यूज करनी है। कोई भी पेन यूज नहीं करना, चाहे रेड, ब्लैक, ब्लू, जेल, कोई पेन भी यूज नहीं करना। जस्ट आपको क्या करना है, पेंसिल ही यूज करनी है, बनाने के लिए भी और लेबलिंग करने के लिए भी। और लेबलिंग आपको क्या करनी है, ट्राई करो आपकी लेबलिंग जो है वो सारी की सारी एक साइड हो, 1 साइडेड हो, ठीक है, एक साइड आपकी लेबलिंग होनी चाहिए। और जो भी डायग्राम आपका है, चाहे ये डीएनए का है कुछ भी है, तो उसके नीचे उसका प्रॉपर नेम जरूर लिख के आओ। बच्चे लेबलिंग करके छोड़ देते, नीचे उसका नाम नहीं लिखते, नीचे आपको नेम भी लिखना है। और लेबलिंग आपकी सारी की सारी जो वो एक साइड होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर अच्छे से मेंशन करो कि ये चीज है, ठीक है, हाईलाइट करके आओ ऐसे कि ये चीज इस चीज का नाम है। ओके, अगर लेबलिंग ज्यादा है तब आप उसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। जैसे नेमिंग किसी चीज को डायग्राम की ज्यादा आ जाती है तब आप उसको डिवाइड करो। अगर 3-4 नेमिंग है तो कोशिश करो कि आपका एक साइड ही जो है वो सारी की सारी क्या रहे, नेमिंग रहे। दूसरी चीज यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर मान लो किसी बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है तो लेबलिंग करते टाइम आप उसको क्या कर सकते हो, जैसे मुझे XYZ लिखना है, X अलग कर लो, Y अलग कर लो, Z अलग कर लो, आप कैपिटल लेटर्स को भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसमें बीच में ऐसे अकेला अकेला डिजिट जो वो स्पेस डाल के क्या कर सकता है, लिख सकता है। जैसे मुझे डायग्राम लिखना है DIAGRAM, देखो नीटली पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा है। इस तरह से आप उसको क्या करो, सिंगल सिंगल डिजिट में स्पेस डाल के जो है वो लिख सकते हो। चाहे आप कैपिटल्स में लिख दो, अगर आपको स्मॉल में भी लिखना है तो आप ऐसे लिख दो, बीच में गैप डाल के लिखो, ताकि टीचर से जो वो क्या चीज अच्छे से जो वो पढ़ी जाए, ठीक है। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। और यूज क्या करनी है, पेंसिल ही यूज करनी है, चाहे डायग्राम की लेबलिंग करनी है, डायग्राम बनाना है, नीचे नेमिंग लिखनी है, कुछ भी अगर डायग्राम के रिलेटेड काम करना है उसके लिए ऑलवेज यूज पेंसिल। तो चलिए बच्चों अभी नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। मान लो अगर एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपको नहीं आता, तो आपको उसको कैसे बना के लिखना है अपनी तरफ से, ताकि टीचर हमें उस चीज के क्या कर दे, मार्क्स दे दे। तो यहाँ पे मैंने कोई रैंडमली 2 क्वेश्चन जो वो मेंशन कर रखे हैं। तो जैसे सबसे पहला मैंने क्वेश्चन मेंशन कर रखा है, हाउ डज द प्लांट ड्राइव बेनिफिट्स फ्रॉम दिस एसोसिएशन। अब मान लो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता तो मैं इसके रिलेटेड क्या करूं, इसको कैसे अपनी तरफ से जो बना के लिखूं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इसमें से आपको जो मेन वर्ड्स है उसको फाइंड आउट करो कि इसमें से मेन वर्ड क्या है। देखो इसमें मेन वर्ड है हमारे पास प्लांट, ड्राइव और बेनिफिट्स, ठीक है। एक हम मान लेते हैं एसोसिएशन, तो ये हमारे पास यहाँ पे मेन वर्ड्स है। जो सबसे हाईलाइट मेन वर्ड्स है वो यहाँ पे हमारे पास ये है कि प्लांट ड्राइव बेनिफिट्स, यानी कि मुझे प्लांट ड्राइव बेनिफिट्स के बारे में कुछ लिखना है। तो आप सोचो कि ये प्लांट ड्राइव बेनिफिट्स मैंने कौन सा किस चैप्टर के अंदर से पढ़ा था। तो उस चैप्टर में से आपको जो भी नॉलेज आती है, जितना भी आपको इस चीज के बारे में पता चलता है, तो आपने यहाँ पे क्या कर देना, उसको अपनी तरफ से बनाकर जो है वो लिख देना है। मेनली चीज इसमें क्या यूज करनी होती है कि क्वेश्चंस के हमने जो है कीवर्ड्स को यूज करके अपनी तरफ से आंसर जो बनाकर लिख दिया। ऐसा नहीं किया कि हमने टोटली जो है रैंडमली कोई पता नहीं कहां से उसका आंसर बना के लिख दिया, ऐसा नहीं आपको करना। जो वर्ड्स में आपके मेन वर्ड्स उसमें से ढूंढ लो कि मेन वर्ड्स इसमें क्या है। देखो इसमें मेन वर्ड हमारे पास प्लांट है, ड्राइव है और बेनिफिट्स है, यानी कि प्लांट्स के कुछ ड्राइव बेनिफिट्स के बारे में मुझे जो है वो लिखना है। तो आपको अपनी तरफ से इसको क्या कर देना, बना के लिख देना कि ये क्वेश्चन पहले सोचो कि कौन से चैप्टर में से आया था, उस चैप्टर के अंदर मैंने क्या क्या पढ़ा था, फिर प्लांट्स बेनिफिट उसके रिलेटेड आपको जो भी नॉलेज याद आती, कितना भी कुछ भी याद आता है, उसको आपने क्या कर देना, यहाँ पे लिख देना है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया, हाउ आर डीएनए फ्रेगमेंट्स विजुअलाइज्ड वंस दे आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन वर्ड्स है, एक तो डीएनए फ्रेगमेंट्स हमारे पास यहाँ पे मेन वर्ड्स हो गया, ठीक है। दूसरा मेन वर्ड्स है यहाँ पे मुझे क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि डीएनए फ्रेगमेंट्स की जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हुई थी उसके बारे में मुझे लिखना है। तो सोचो कि डीएनए मैंने कौन से चैप्टर के अंदर पढ़ा था जहां पे डीएनए फ्रेगमेंट्स कोई वर्ड मैंने यूज किया था, तो वहां पे उस चीज को क्या करो, डीएनए फ्रेगमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बना के लिख दो। दूसरा हमारे पास यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो डीएनए फ्रेगमेंट जेल, ऐसा मैंने कहीं पे कुछ याद किया था, कहीं पे कुछ पढ़ा था। तो जितना कुछ भी आपको याद आता है तो उसको आपने क्या कर देना है, लिख देना है। और तीसरा मैं आपको ऑप्शन ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कीवर्ड ऐसा समझ नहीं आता, मैंने टोटली कुछ भी पता नहीं चल रहा क्या होना क्या नहीं है ना, तो उसको पैराग्राफ में लिखाओ, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से बना के टीचर उसको बिना पढ़े आपको आधा 1 नंबर जो वो दे ही देता, क्योंकि पैराग्राफ टीचर कम ही जो है वो रीड आउट
करता है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। जो लास्ट चीज मैंने आपको यहाँ पे बतानी है वो है हमारे पास सबसे पहले सेक्शन, कि आपको सेक्शन कौन से अटेम्प्ट करने हैं। देखो बच्चों, पेपर जो होता है हमारे पास 3 घंटे का टाइम हमें मिलता है, तो उसमें मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि पहले तो सबसे ज्यादा जो अच्छे से सेक्शन आपको आता है वही से अपना पेपर जो है अटेम्प्ट करना है। लेकिन कई बच्चों की हैबिट होती है, कई बच्चों की स्पीड स्लो होती है, अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, सबसे पहले 3 नंबर या 4 नंबर या 5 वाले मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उनको सबसे पहले करें। चाहे आपको 3 नंबर वाला सेक्शन अच्छे से आता है तो पहले उसको अटेम्प्ट कर लो, 4 नंबर वाला सेक्शन अच्छे से आता है उसको अटेम्प्ट कर लो, 5 वाला आता है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि हमें पेपर नहीं छोड़ना है, हमारा पेपर नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि लास्ट में हमारे पास जो सेक्शन ए होता है उसमें तो हमारे पास सिर्फ एमसीक्यू होते हैं, उसमें तो हमने सिर्फ ए बी सी ऐसा ही कुछ क्या करना होता है, लिखना होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन ए को पहले अटेम्प्ट करने बैठ जाते हैं, एमसीक्यू में कम से कम 40 से 60 मिनट लगा देते हैं, यानी कि 1 घंटा लगा देते हैं। तो बचा हुआ हमारे पास सेक्शन बी सी डी, लास्ट में उसके लिए कम टाइम बच जाता है, तो जिसकी वजह से बच्चे क्या आ जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं और इन सेक्शन को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। स्टार्टिंग में जब हम पेपर देखने बैठते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो माइंड होता है वो फ्रेश होता है, तो फ्रेश माइंड से आपने अपने कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपनी तरफ से भी बनाने पड़ते हैं, तो फ्रेश माइंड से आपके लिए क्वेश्चन बन भी जाएंगे और आपको जो है वो सेक्शन मेन सेक्शन जो होंगे 3 नंबर 4 नंबर 5 वाले वो आपके पेपर अटेम्प्ट भी हो जाएगा। इसके लिए आपको एक और ध्यान रखना है, अगर मान लो आप बी सेक्शन कर रहे हो तो बी के बाद सी डी ई ही करना। कई बच्चों की हैबिट होती है बी कर लिया, बी के बाद फिर ए कर लेंगे, ए के बाद फिर ई कर लेंगे, इतनी जो है शफल नहीं करने। सिर्फ एक आधा सेक्शन आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने बी कर लिया, पहले बी का सी कर लो, फिर डी कर लो, ई कर लो। कई बच्चों की हैबिट होती है पहले बी कर लिया, फिर उसके बाद ए कर लिया, फिर ई कर लिया। तो देखो कितने सारे सेक्शन आपने ऊपर नीचे कर लिए, सारे सेक्शंस को ऊपर नीचे नहीं करना है। आपको जो मेन सेक्शन है 4 नंबर 5 नंबर वाला वो आपको पहले अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना है, क्योंकि एमसीक्यू जो होते हैं उनको अगर हम लास्ट में भी करें 15-20 मिनट में, उसमें हमने सिर्फ ए बी सी डी ऐसे ही लिखना होता है, तो हमारे आराम से जो कंप्लीट हो जाएंगे। फ्रेश माइंड से आपके जो बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, टाइम भी मैनेजमेंट हो जाएगा और आपका जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा कि मेरे जो मेन पोर्शन है मेन क्वेश्चंस है वो मेरे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है रिवीजन। देखो बच्चों, रिवीजन आपको हर हालत में करके ही आनी है। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अगर लास्ट के 10-15 मिनट में मैं जब भी रिवीजन करता था मुझे कम से कम 2 से 3 नंबर की मिस्टेक्स जो वो मिलती थी। कहीं पे मैंने कोई पॉइंट नहीं ऐड किया, कहीं पे मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दिए, तो इस तरह की गलतियां मुझे खुद का, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मुझे खुद ऐसा मिलता था। तो आपने लास्ट के 10 से 15 मिनट जो है वो रिवीजन के लिए रखने ही रखने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए रिवीजन आपको करनी ही करनी है। और जब भी आप क्वेश्चन की रिवीजन करने बैठो, ठीक है, रिवीजन करते करते जो भी आपको मेन पॉइंट्स उसमें लग रहे हैं उसको क्या करते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ। इससे आपकी रिवीजन का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ आपके जो मेन वर्ड्स है वो भी साथ साथ आपके क्या हो जाएंगे, अंडरलाइन हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अंडरलाइन आपको बिल्कुल लास्ट में करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन किया उसके बाद उसको अंडरलाइन करने बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना, आप लास्ट में करो, रिवीजन के साथ साथ अंडरलाइन करते जाओ, क्योंकि एक टाइम पे 2 काम हो जाएंगे आपके। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे ने पहले क्वेश्चन लिखा, फिर उसको पढ़ेगा, फिर उसमें से अंडरलाइन वर्ड्स करेगा, तो उसमें हमारा टाइम जो है थोड़ा सा ज्यादा वेस्ट होता है। अगर आप अंडरलाइन नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है, रिवीजन जरूर करनी है, लेकिन रिवीजन के साथ साथ रिवीजन करते जाओ, साथ साथ जो जो आपको मेन वर्ड्स लगते जाते हैं उनको अंडरलाइन करते जाओ। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें पॉइंट्स बनाने, आपको पॉइंट वाले क्वेश्चन आ जाता है 1 2 3 4, तो उसमें यहाँ पे लिखो स्टेप्स आर गिवन बिलो, क्योंकि ये बहुत चीज होती है। स्टेप्स आर गिवन बिलो लेके उसको हाईलाइट करो ऐसे, ठीक है, कि ये मेरे नीचे जो है वो स्टेप्स है, सीधे पॉइंट लिखने ना बैठो। और कोई भी सेक्शन आप लिखते हो, जैसे सेक्शन ए कर रहे हो, सेक्शन ए लिखने के बाद उसको भी नीचे से ऐसे हाईलाइट कर दो, चाहे पेन से कर दो चाहे पेंसिल से कर दो। लेकिन ये सारा काम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लास्ट में करें, जब आपके पास टाइम जो है वो बच जाएगा। तो आई होप आपको बायोलॉजी के पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छे से समझ लगी होगी। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, चाहे नीट के रिलेटेड, जेई के रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।